मेरे प्रिय छात्र छात्रा, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय में अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना के बारे में हम आपको इस अध्याय के हम प्रश्न उत्तरों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। इसीलिए आप सारे प्रश्न उत्तरों को विस्तार से पूरे वीडियो को देखते हुए प्रश्न उत्तर पुस्तिका में नोट कीजिए। देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी थे। अंग्रेजी शिक्षा को भारत में मुख्यतः लागू किया था मैकाले ने लागू किया था। लॉर्ड मैकाले ने लाला लाजपत राय ने कौन से समाचार पत्र के माध्यम से जनता को संघर्ष के लिए प्रेरित किया? तो कायस्थ समाचार पत्र। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी विचारों का नहीं है? तो उदारवादी विचारों का नहीं है, मतलब कि अरविंद घोष ये उग्रवादी विचारधारा वाले थे। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका था? तो बाल गंगाधर तिलक का था। और वायसराय खालिस्तान प्रतिक्रियावादी नीति, भेदभावपूर्ण प्रतिक्रिया वाली नीति, वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजाति भेदभाव से परिपूर्ण थी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. हुप थे। और वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। और 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ बुलवाया गया था? तो कलकत्ता में हुआ था। फिर सही जोड़ियों का मिलान देखिए। राजा राम मोहन राय ने किस? तो राजा राम मोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से है। ज्योतिबा फूले का संबंध सत्यशोधन समाज से है। और स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से है। स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद का संबंध स्वामी रामकृष्ण मिशन से है। और देवेंद्र नाथ टैगोर तो तत्वबोधिनी सभा। इस प्रकार से सही जोड़ियां हो गई। और अब हम क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस ने अपने आरंभिक काल में दुखों तथा शिकायतों के निराकरण के लिए कौन से तरीके अपनाए? तो स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों आदि संवैधानिक तरीके अपनाए थे। उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख नेताओं के नाम क्या है? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष है। बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं, अपितु इनका व्यापक अर्थ था सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों और उपाधियों का बहिष्कार। इसी प्रकार देखिए, लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई थी? तो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुब ने किस उद्देश्य को लेकर की थी? या कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? इसका दोनों के आंसर एक ही है। तो करवाई थी, तो हुब ने करवाई थी। हुब ने करवाई थी। और हुब किस कारण से करवाई? इतिहासकारों का कहना है कि हुब और उसके साथियों ने अंग्रेजी सरकार के इशारों पर ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कवच के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। हुब नहीं चाहते थे कि सरकार के असंतोष से नाराज जनता हिंसा का मार्ग अपनाए, अतः वे जनता को हिंसा के मार्ग की अपेक्षा वैधानिक मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। संवैधानिक मार्ग से आशा है कि प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को प्रभावित कर अपनी मांगों को पूर्ण करवाना चाहते थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अब हम देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय जागृति के विकास में पश्चिम के विचारकों और शिक्षा की क्या भूमिका थी? तो अंग्रेजी शिक्षा के ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचय हुआ। पाश्चात्य शिक्षा और विचारों से भारतीयों के राष्ट्रीय स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया और एक वर्ग तैयार करना। और क्यों तैयार करना चाहता था लॉर्ड मैकाले? क्योंकि वे चाहते थे कि यदि भारतीय अधिक मात्रा में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए रहेंगे तो उनको कार्य करने के लिए अच्छे व्यक्ति मिल जाएंगे। इसीलिए लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर एक वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित संवर्धन के लिए कार्य करे। परंतु अंग्रेजी शिक्षा और विचारों ने भारतीयों को विदेशी बंधन से मुक्ति दिलाने की प्रेरणा दी। फिर अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय जागृति के विकास में
राष्ट्रीय जागृति के विकास में किन भारतीय समाचार पत्रों की भूमिका थी? तो भारतीय समाचार पत्रों में कायस्थ समाचार पत्र, संवाद, कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका बाजार और मुंबई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू और पैट्रियट्स और स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन आदि थे। राष्ट्रीय जागृति के विकास में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय कुटीर उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? तो अंग्रेजों के आर्थिक शोषण की नीति के कारण भारतीय उद्योग धंधे, विशेष तौर पर कुटीर उद्योगों को गहरा आघात हुआ। भारत से निर्यात होने वाले माल पर पूंजी की दर विदेशों में बढ़ा दी गई और इंग्लैंड की निर्मित वस्तुओं के आयात पर पूंजी की छूट देकर उन्हें भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा, जिससे भारत का धन निरंतर निष्कासित होने लगा और आर्थिक व्यवस्था लड़खड़ाने लगी। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया? तो इल्बर्ट बिल के द्वारा मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाता था, क्योंकि भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अधिकारियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। अतः इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था, परंतु भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल को काला कानून मानकर संगठित होकर उसका विरोध किया। इस प्रकार से इल्बर्ट बिल हो गया। फिर हम देखते हैं कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। तो कांग्रेस की स्थापना के निम्नलिखित उद्देश्य थे: साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश के हित के कार्यों में संलग्न ऐसे सभी व्यक्तियों में परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देना, अपने सभी देश प्रेमियों में जाति, धर्म या प्रांतीयता के सभी पूर्वाग्रहों को सीधे मित्रतापूर्वक व्यक्तिगत संपर्क से दूर करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, तात्कालिक महत्वपूर्ण और ज्वलन सामाजिक समस्याओं के बारे में प्रमाणित लेखा जोखा तैयार करना। इस प्रकार से अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य हुए। अब देखिए 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किन कारणों से उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। तो इसके अपने को पुस्तिका में भी बहुत सारे कारण दिए हैं, जैसे कि उदारवादियों की कार्य पद्धति के प्रति असंतोष, संवैधानिक आंदोलनों में विफलता, ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति और ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति और प्राकृतिक प्रकोप, पाश्चात्य विचारों और विदेशी आंदोलनों का प्रभाव, बंगाल का विभाजन आदि, क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास आदि। इसी प्रकार हम टिप्पणियां देखते हैं बाल गंगाधर तिलक के ऊपर, जो ये 3-3 नंबर की टिप्पणियां आती है। उग्र राष्ट्रवादी राष्ट्रीयता के जनक थे। बाल गंगाधर तिलक उग्र राष्ट्रवादिता के जनक थे और उन्होंने राजनीतिक विचारों पर अपनी धार्मिक भावनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। प्राकृतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर उनका अटूट विश्वास था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह जोशपूर्ण नारा उन्होंने ही दिया था। बाल गंगाधर तिलक आजीवन स्वतंत्रता और स्वराज्य के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने युवकों को उत्सर्ग तथा निडर होकर संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। फिर विपिन चंद्र पाल राष्ट्रीयता के उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के अग्रदूत। विपिन चंद्र पाल ओजस्वी वक्ता, कुशल पत्रकार और शिक्षा शास्त्री थे। वे न्यू इंडिया और वंदे मातरम पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। बंगाल विभाजन की घटना ने उन्हें राष्ट्रवादिता विचारधारा की तरफ मोड़ दिया और बंगाल में अभूतपूर्व राष्ट्रीय चेतना के विकास में विपिन चंद्र पाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लाला लाजपत राय ने पंजाब में राजनीतिक प्रारंभ की तथा वे वहां के अत्यंत लोकप्रिय और निडर नेता के रूप में आगे आए। तत्पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादी नेता के रूप में सर्वसामान्य हुए। आगे चलकर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, बालपाल के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई दिशा दी। लाला लाजपत राय कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा और कार्य पद्धति से के विरोधी थे। बंगाल विभाजन का उन्होंने घोर विरोध किया। उनका मानना था कि देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार तथा उत्तम राज्य उनके विकल्प नहीं हो सकते। इस प्रकार से आपने इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों के बारे में अध्ययन किया। अब इस अध्याय के प्रश्न उत्तर आपको अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करके इसे तैयार करना है और
अगला फिर पाठ हम आपको पाठ 9 आपको बताएंगे। इस अध्याय को कंप्लीट करने के बाद पाठ 9 के आपको वीडियो डाले जाएंगे, तो आप पाठ 9 फिर तैयार कीजिए। था लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।